नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित कुमार अपने अजय गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना पूरा करके तेरा शेर सिरनी दिखलाएगा। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग 2 दिसंबर 2020 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को अध्ययन करेंगे, जो हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। और इससे संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्न आप सभी को करवाए जाएंगे। दोस्तों, क्लास में अंत तक जरूर बने रहें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न हमारा है, भारत विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? निकटतम पूर्ण संख्या के रूप में पूर्णांकित करें। दोस्तों, इसका राइट आंसर है निकटतम पूर्ण संख्या के बारे में बताया, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2%। दोस्तों, कितना हो जाएगा? 2%। वैसे बात करते दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल जो विश्व के क्षेत्रफल का जो है 2.42% है। कितना है? 2.42% जो है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का है। और बात करते हैं जनसंख्या के मामले में, तो दोस्तों जनसंख्या के मामले में भारत का स्थान जो है 17.5% जो है जनसंख्या भारत में विश्व की जनसंख्या निवास करती है। विश्व की जनसंख्या 17.5 भारत में निवास करती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया फर्स्ट। बात करते हैं दोस्तों जनसंख्या के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो दोस्तों जनसंख्या के मामले में भारत जो है वर्तमान में दोस्तों भारत पहले स्थान पर है। किस स्थान पर है? पहले स्थान पर है। और क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल के मामले भारत किस स्थान पर है? तो दोस्तों क्षेत्रफल के मामले में भारत जो है 7वें स्थान पर है। किस स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। कौन कौन से दोस्तों फर्स्ट से कौन कौन से हैं? फर्स्ट हमारा हो गया रूस हो गया। कौन सा हो गया? फर्स्ट हो गया रूस। दूसरा हमारा हो गया कनाडा। कौन सा हो गया? दूसरा कनाडा हो गया। तीसरा हो गया हमारा चाइना। कौन हो गया? चीन हो गया। और चौथा हो गया यूएसए, हमारा अमेरिका हो गया। पांचवा हमारा हो गया ब्राज़ील। कौन सा हो गया? ब्राज़ील हो गया। और छठा हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया। कौन सा हो गया? ऑस्ट्रेलिया हो गया। छठा हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया। और 7वें नंबर पर हमारा कौन सा आएगा? 7वें नंबर पर हमारा आ जाएगा, 7वां जो है किसका स्थान है? ये आ जाएगा हमारा भारत का स्थान। कौन सा है? क्षेत्रफल के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? 7वां स्थान है। और जनसंख्या के मामले में बात करते हैं तो भारत का पहला स्थान है। कितना है? पहला स्थान है। बात करते हैं दोस्तों खाद्यान्न के उत्पादन में, दोस्तों गेहूं के उत्पादन में जैसे बात करते हैं दोस्तों, गेहूं के उत्पादन में चीन फर्स्ट स्थान पर है। चीन गेहूं और चावल के जो है उत्पादन में चीन फर्स्ट स्थान पर है। और सेकंड स्थान पर कौन सा है गेहूं के उत्पादन में? ये दोस्तों हमारा भारत जो है सेकंड स्थान पर गेहूं के उत्पादन में है। बात करते हैं दोस्तों गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में कहाँ किया जाता है? तो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में कहाँ किया जाता है? गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है? ये हमारे यूपी में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? अगर बात करते हैं दोस्तों सर्वाधिक कहाँ किया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में किया जाता है। अगर प्रति एकड़ के हिसाब से कहता है कि प्रति एकड़ के हिसाब से भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पंजाब में प्रति एकड़ के हिसाब से सर्वाधिक जो है गेहूं का उत्पादन किया जाता है। और बात करते हैं दोस्तों चावल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? दोस्तों चावल का सर्वाधिक उत्पादन हमारा होता है पश्चिम बंगाल में। कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में नहीं, वेस्ट बंगाल में जो है चावल का सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर विश्व में भारत का कौन सा स्थान है जनसंख्या के मामले में? जनसंख्या के मामले में 7वां स्थान है। और 2.42% जनसंख्या भारत में जिसका भारत का क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का, और जनसंख्या विश्व की कितनी है? 17.5% विश्व की जनसंख्या भारत में निवास करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया करा कि 2020-21 के बजट संपत्ति और पूंजी लेन देन पर प्राप्त करों के लिए बजट का अनुमान कितना लगाया गया, कितना था? अनुमान कितना था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1300 करोड़ रुपए जो है ये बजट में संपत्ति एवं पूंजी लेन देन करों पर के लिए बजट का अनुमान कितना था? 1300 करोड़ रुपए था। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देख रहा है चाप चारकूट त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? कौन सा? चाप चारकूट दोस्तों ये हमारा कहाँ मनाता है? मिजोरम में मनाया जाता है। कहाँ मनाता है? चाप चारकूट हमारा मिजोरम में मनाया जाता है। और बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों त्रिपुरा में दोस्तों कौन सा खारची फेस्टिवल का मनाया जाता है? खारची फेस्टिवल ये दोस्तों का मनाता है? हमारा त्रिपुरा में खारची फेस्टिवल मनाया जाता है। सिक्किम की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर लोसांग जो है लोसांग फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? लोसांग फेस्टिवल ये कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? लोसांग फेस्टिवल ये हमारा सिक्किम में मनाया जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मिजोरम में जो है कौन सा चाप चारकूट त्यौहार कहाँ मनाया जाता है?
ये हमारा मिजोरम में मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? किस हिसाब से पूछा कर क्षेत्रफल के मामले, किस स्थान में क्षेत्रफल के मामले में सबसे जो है छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा लक्षद्वीप जो है क्षेत्रफल में जो है केंद्र शासित प्रदेश जो है कौन सा है? ये हमारा लक्षद्वीप है। कौन सा है? लक्षद्वीप है। बात करते हैं दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से केंद्र शासित प्रदेश, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हमारा कौन सा है? ये हमारा लद्दाख है। कौन सा है? लद्दाख जो है ये क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा यूटी है। बात करते हैं दोस्तों जनसंख्या घनत्व के मामले में, तो जनसंख्या जो है सर्वाधिक जनसंख्या हमारा कहाँ है, किस यूटी में? दोस्तों ये हमारी पड़ती है दिल्ली में। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पड़ती है? सर्वाधिक जनसंख्या हमारी कहाँ है, किस जनसंख्या घनत्व कहाँ है, किस यूटी में है? तो यूटी की बात करें दोस्तों, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व हमारा कहाँ है? दिल्ली में है। और बात कर लेते हैं सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व ये हमारा अंडमान निकोबार में है। कहाँ है? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में जो है, अंडमान निकोबार में है जो है सबसे कम जो है जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व की हम बात कर रहे हैं, किसकी? जनसंख्या घनत्व जो है सर्वाधिक कहाँ है? दिल्ली में है। सबसे कम कहाँ है? अंडमान निकोबार में है। और यहाँ पर बात कर ले तो दोस्तों सर्वाधिक यदि पूछ लेता, कभी कभी पूछ लेता जनसंख्या के मामले में सर्वाधिक किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है? दोस्तों ये हमारा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या है। किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है भारत की जनसंख्या का लगभग 16.5% जो है भारत की जनसंख्या का उत्तर प्रदेश में निवास करती है। उसके बाद बात करते हैं सबसे छोटा जो है कौन सा जनसंख्या के मामले में सबसे कम जो है कहाँ जनसंख्या है? तो सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? ये हमारी सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में जो है, सिक्किम में जो है सबसे कम जनसंख्या के मामले में दोस्तों सबसे छोटा है कौन है? सिक्किम है। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों घनत्व के बारे में। दोस्तों जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं, जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं, जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं। घनत्व के मामले में दोस्तों जो है फर्स्ट स्थान पर कौन है? ये हमारा बिहार है। कौन है? जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? बिहार में है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। सर्वाधिक पूछ लेता तो बिहार में, सबसे कम पूछ लेता तो अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछ लेता है कि सर्वाधिक जो है साक्षर राज्य कौन सा है, सबसे अधिक साक्षरता किस राज्य में है? दोस्तों ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल में सर्वाधिक साक्षरता है। और सबसे कम पूछ लेता तो हमारा क्या हो जाएगा? बिहार में सबसे कम साक्षरता है। कहाँ है? बिहार में सबसे कम साक्षरता है। पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है कैलोरीमीटर जो है, इसका उपयोग जो है अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है। पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखा कर रहा है कि वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र के हिसाब से भारत दुनिया का किस स्थान में सबसे बड़ा देश है? तो दोस्तों आप सभी को अभी बताया था क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़े बड़े उसके बाद में भारत का स्थान 7वां आता है। कौन सा आता है? 7वां। आप सभी को बताया कि पहला किसका आता है? पहला हमारा रूस का आता है। पहला रूस हो गया। दूसरा हमारा हो गया कनाडा हो गया। कौन सा? कनाडा हो गया। तीसरा हमारा हो गया चीन हो गया। चौथा हो गया हमारा अमेरिका। कौन सा हो गया? अमेरिका हो गया। पाँचवा हमारा कौन सा होगा? ब्राज़ील हो गया। कौन सा हो गया? पाँचवा हमारा कौन सा हो गया? ब्राज़ील हो गया। और छठा हमारा कौन सा हो गया? छठा हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया। कौन सा हो गया? ऑस्ट्रेलिया हो गया छठा। और सातवां हमारा कौन सा हो गया? भारत जो है क्षेत्रफल के मामले में किस स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। जैसा कि आप सभी को बताया कि जनसंख्या दोस्तों भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है? 2.42% जो है ये भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का क्षेत्रफल का है। क्षेत्रफल कितना है भारत का? 2.42% है। और बात करते हैं दोस्तों जनसंख्या, ये दोस्तों 17.5% लगभग भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का प्रतिशत है। पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अगर निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें अध्यक्ष का चुना गया है? वर्तमान उस समय पूछा गया होगा तो उसका राइट आंसर था वोल्कान बोजकिर इसका राइट आंसर था। लेकिन वर्तमान में जो है डेनिस फ्रांसिस जो है यूएन महासभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डेनिस फ्रांसिस
डेनिस फ्रांसिस, ये जो है डेनिस फ्रांसिस जो है वर्तमान जो है यूएन महासभा के अध्यक्ष कौन है? डेनिस फ्रांसिस जी है। राइट आंसर इसका हो जाएगा सेकंड। वर्तमान यूएन महासभा के पूछ लेता है तो डेनिस फ्रांसिस का राइट आंसर हो जाएगा। और यूएन महासभा जो है इसकी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि यूएन महासभा में पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया? तो दोस्तों ये थी विजय लक्ष्मी पंडित। कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित जो है ये यूएन महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ये हमारी विजय लक्ष्मी पंडित जी थी। दोस्तों ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्वेश्चन थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न देख रहा है कि 1192 में तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज को निम्नलिखित में से किसने पराजित किया था? तराइन के जो है द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी ने जो है तराइन के द्वितीय युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। दोस्तों बात करते हैं हमारा तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध हमारा 1191 में हुआ था। कब हुआ था? 1191 तराइन का पहला युद्ध हुआ था। ये भी हमारा किसके बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान जो है और पृथ्वीराज चौहान और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। दोस्तों इसमें जो है पृथ्वीराज की विजय हुई थी और जो है पृथ्वीराज की विजय हुई थी और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। सॉरी, मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। मोहम्मद गौरी की हार हुई थी पहले युद्ध में। तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई थी और जो है इसकी हमारी पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। उसके बाद में जो तराइन का जो है द्वितीय युद्ध हुआ था, तो दोस्तों तराइन का पहला युद्ध हमारा 1191 में हुआ था। मोहम्मद गौरी वर्सेस किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के बीच में था। इसमें जो है पृथ्वीराज की चौहान की जीत हुई थी और मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। उसके बाद में जो है 1192 ईस्वी में जो है तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। किसका? तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ जिसमें जो है मोहम्मद गौरी की विजय हुई। मोहम्मद गौरी की विजय हुई और जो है पृथ्वीराज की हार हुई। दोस्तों पृथ्वीराज की हार क्यों हुई? पृथ्वीराज की हार दोस्तों इसलिए हुई क्योंकि जयचंद जो था, एक जयचंद था, जयचंद जो है इसने जो है पृथ्वीराज के खिलाफ इसने साजिश की थी और जयचंद ने जो है इसको जो है मरवा दिया था। और उसके बाद बात करते हैं जयचंद ने सोचा होगा कि यहाँ पर शासन करने को हमको मिलेगा। उसके बाद में जयचंद के साथ में क्या हुआ? दोस्तों जयचंद को जो है 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ। कौन सा हुआ? चंदावर का युद्ध हुआ। चंदावर के युद्ध में दोस्तों इसमें जो है मोहम्मद गौरी ने जो है इसे भी पराजित किया था। राजा जयसिंह थे, इसको भी मोहम्मद गौरी ने पराजित कर दिया और यहाँ पर सारा अपना ही शासन करने लगा। तराइन का पहला युद्ध की बात करते हैं दोस्तों, आप इसको बताया कि तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ, दूसरा 1192 में हुआ। चंदावर का युद्ध हमारा 1194 ईस्वी में हुआ था। और उसके बाद बात करते हैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट युद्धों के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। जैसे पूछ लेता है हमारे एग्जाम में लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारे नंबर 1 होगा पानीपत का युद्ध। कौन सा हो गया? पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध हमारा 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच में? बाबर और किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बात करते दोस्तों तराइन ये हमारा क्या होगा? पानीपत का पहला युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, किसके? इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बात करते दोस्तों 1526 के बाद में 1527 ईस्वी में, 1527 ईस्वी में दोस्तों 1527 की बात कर लेते हैं। 1527 ईस्वी में 1527 ईस्वी की बात करते हैं दोस्तों। इसमें जो है हमारा युद्ध हुआ था, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट युद्ध हुआ था। इसका नाम क्या है? हमारा खानवा का युद्ध। कौन सा हुआ था? खानवा का युद्ध। कौन सा? खानवा का युद्ध 1527 में किसके बीच में हुआ था दोस्तों? ये खानवा का युद्ध ये किसके बीच में हुआ था? ये जो है बाबर वर्सेस राणा सांगा के बीच में हुआ था। दोस्तों इसमें जो है पृथ्वीराज ने पानीपत के पहले युद्ध में भी विजय हासिल की, खानवा के युद्ध में भी विजय हासिल की। उसके बाद में जो ये हुआ था 1527, के बाद में 1528 की बात करते हैं दोस्तों। 1528 की बात करते हैं। 1528 में हमारा कौन सा युद्ध हुआ था? ये हमारा होता है चंदेरी का युद्ध। क्या होता? चंदेरी का युद्ध। इसमें दोस्तों ये भी बाबर
किसके किसके बीच में होता है, बाबर और जो है किसके बीच में होता है, ये हमारा मेदिनी राय के बीच में होता है। किसके, बाबर और मेदिनी राय के बीच में, मेदिनी राय के बीच में ये हमारा कौन सा, चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद में जो है घाघरा का युद्ध हुआ। किसका हुआ, घाघरा का युद्ध। किसका, घाघरा का युद्ध है 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ। किसका, घाघरा का युद्ध। ये हमारा बाबर वर्सेस ये अफगानों के बीच में हुआ, अफगानों के बीच में हुआ था दोस्तों। इसमें भी सारे युद्धों में जो है पानीपत का पहला युद्ध जो है, जो खानवा का युद्ध हो गया, हमारा चंदेरी का युद्ध हो गया, घाघरा का युद्ध, इसमें जो है सब में जो है बाबर जीतता रहा। उसके बाद में बात करते हैं बाबर की मृत्यु जो है 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई। कब हुई, 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर 1540 में कौन सा युद्ध हुआ था, 1540 में दोस्तों कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में। बात करते दोस्तों 1556 में जो है 1556 में जो है अकबर और हेमू के बीच में जो है पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में जो है अकबर और हेमू के बीच में था। पानीपत के तृतीय युद्ध की बात करें दोस्तों, पानीपत का तृतीय युद्ध हमारा 1761 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1761 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजों और जो है अहमद शाह अब्दाली और अफगानों के बीच में हुआ था। किसके, अहमद शाह अब्दाली और अफगानों के बीच में 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या करेगा यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर शेर शाह सूरी एक मोस्ट जगह इंपॉर्टेंट दिया। शेर शाह सूरी दोस्तों जो है, शेर शाह सूरी जो है इसने जो ग्रांड ट्रैंक रोड का निर्माण किया, जीटी रोड यानी ग्रांड ट्रैंक रोड का निर्माण किसने कराया था दोस्तों, शेर शाह सूरी ने करवाया था। दोस्तों शेर शाह सूरी जो है इसने शेर को जो एक बार में ही मार दिया था, शेर को अपनी तलवार से एक बार में ही मार दिया था, इसलिए दोस्तों उसी दिन से इसे शेर शाह के नाम से जाना जाने लगा था। अगला प्रश्न यह कर रहा था, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग संबंधित है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किससे संबंधित दोस्तों, ये हमारा आर्टिकल 338 से संबंधित है कि भारत में क्या होगा, अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना जो है आर्टिकल 338 में की गई है दोस्तों। आर्टिकल 338 से में दोस्तों एसटी अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना, अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना, जाति आयोग की स्थापना दोस्तों, ये जाति आयोग की स्थापना दोस्तों ये हमारी आर्टिकल 338 ए में की गई है दोस्तों। यहाँ पर हमारा 343 लिखा हुआ है दोस्तों, 343 लिखा है, इसमें जो क्या लिखा हुआ है, भारत की राजभाषा, इसको साफ कर देते हैं उसके बाद में लिखते हैं। 343 में क्या लिखा है, भारत की राजभाषा हिंदी होगी। भारत की राजभाषा कैसी होगी, राजभाषा हिंदी होगी दोस्तों। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि भारत निम्न में से भारत की हिंदी जो है कौन सी भाषा है। ऑप्शन ए में दिया गया राष्ट्रभाषा, ऑप्शन बी में देता है कि राजभाषा, और ऑप्शन सी में देता है जो है राजभाषा। राज्यभाषा और राजभाषा और राष्ट्रभाषा तीनों दे रखा होता है, और ऑप्शन थर्ड फोर्थ में दिया होगा इनमें से सभी। तो दोस्तों अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं लोग राष्ट्रभाषा राजभाषा में। दोस्तों हमारे देश की राजभाषा ही हिंदी है, हमारे देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा जो है हमारे देश की राष्ट्रभाषा जो है कोई भी नहीं है, कोई भी राष्ट्रभाषा हमारे देश की नहीं है। आर्टिकल 351 में क्या कहा गया, आर्टिकल 351 में कहा गया है जो है हमारी हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार दोस्तों आर्टिकल 351 में कहा गया है। बात कर दोस्तों राष्ट्रपति, यहाँ पर 352 की बात कर लेते हैं दोस्तों। आर्टिकल 352 में, आर्टिकल 352 में जो है राष्ट्रपति शासन कौन सा है, राष्ट्रपति शासन जो है आर्टिकल 352 में लिखा हुआ है। और उसके राष्ट्रपति का शासन कब लगता है, जो हमारे राज्य की शासन सत्ता को जो है राज्यपाल के कंट्रोल में नहीं होती है, राज्यपाल जो है कंट्रोल में नहीं होते दोस्तों, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। और यहाँ पर दिया आर्टिकल 352 में हम आप सभी को बताया कि जो है राष्ट्रपति शासन, और आर्टिकल 356 में हमारा क्या है, आर्टिकल 352 में अगर राष्ट्रीय आपात होता है, आर्टिकल 352 में हमारा क्या होता है, राष्ट्रीय आपात होता है। 352 में होता है हमारा राष्ट्रीय आपात। और उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, तो आर्टिकल 356 में होता है हमारा राष्ट्रपति शासन होता है, राष्ट्रपति शासन होता है। और बात करते हैं आर्टिकल 360 में दोस्तों, ये हमारा वित्तीय आपात होता है। क्या होता है, वित्तीय आपात आर्टिकल 360 में लिखा होता है दोस्तों। वित्तीय आपात आज तक अभी भी एक भी बार नहीं लगा हुआ है। और राष्ट्रपति शासन दोस्तों लगभग 125 से अधिक बार जो है
लग चुका है भारत में, और राष्ट्रीय आपात जो है ये 3 बार अब तक लग चुका है, और राष्ट्रीय आपात आप सभी को बता ही दिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न अगर निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची का मामला है। दोस्तों ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा बाजार और मेले। दोस्तों ये राज्य सूची का विषय है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। रेलवे की बात करते हैं और युद्ध के मामलों की बात करते हैं, युद्ध और शांति की बात करते हैं। दोस्तों ये हमारे संघ सूची का विषय है। किस सूची का विषय है दोस्तों, ये हमारे संघ सूची का विषय है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न है अमेरिकी ओपन 2020। अमेरिकी ओपन 2020 यानी यूएस ओपन 2020 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। पुरुष एकल का खिताब किसने जीता दोस्तों, इसका राइट आंसर 2020 में किसने जीता था, स्टेफानोस सिटीपास ने, या अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने, या डेनियल मेदवेदेव ने, या डोमिनिक ने थीम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा फोर्थ। दोस्तों वर्तमान समय में जो है यूएस ओपन 2023 किसने जीता दोस्तों, यूएस ओपन 2023 किसने जीता, ये हमारा जीता था किसने जीता, पीटर कुनलाउथ ने जो है यूएस ओपन 2023 का खिताब जीता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न अगर 4 जुलाई 2020 को शतरंज ग्रैंड मास्टर के चेसेबल मास्टर्स का खिताब किसने जीता था, ये हमारा मैग्नस कार्लसन ने जीता था। विश्वनाथ आनंद की बात करें दोस्तों, इन्हें जो है विश्वनाथ आनंद की बात करते हैं दोस्तों, ये हमारे पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद रहे शतरंज के। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। प्रख्यात संगीत का अरविंद पारिक निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सितार से। अरविंद पारिक का संबंध किस यंत्र से है, सितार से है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। निम्नलिखित में से कौन नियमों के माध्यम में राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य एवं उसके सेवा शर्तों का निर्धारण करता है। तो दोस्तों ऑप्शन में देखा मुख्यमंत्री या राज्यपाल या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों राज्य सेवा लोक आयोग की जो है सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। यदि पूछ लेता है संघ लोक सेवा आयोग, तो दोस्तों उनके सदस्यों की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और बात करते हैं दोस्तों मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ये हमारा राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। किसकी, प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा। महान्यायवादी है, प्रधानमंत्री है, अटॉर्नी जनरल है, और जो है इनकी सबकी नियुक्ति ये राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। उसी प्रकार जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति है ये किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, हमारी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है गोटीपुआ लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। कौन सा, गोटीपुआ लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित। दोस्तों ये हमारा ओडिशा से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है, ओडिशा से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एमपीडा की स्थापना कब हुई थी। एमपेडा की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना 1972 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी, 1972 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी, 1972 ईस्वी में। दोस्तों 1953 दिया, तो 1953 में जो है आंध्र प्रदेश जो है ये भाषाई आधार पर पहला राज्य बना था। कौन सा, भाषाई आधार पर जो है बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, ये हमारा आंध्र प्रदेश था। कौन सा था, आंध्र प्रदेश जो है पहला भाषाई आधार पर पहला बनने वाला राज्य कौन सा था, हमारा आंध्र प्रदेश था। ये 1953 ईस्वी में भाषाई आधार पर पहला राज्य बना था। और बात करते हैं दोस्तों ये हमारा जो है हमारा भाषाई आधार पहला बनने वाला कौन सा हमारा राज्य था, ये हमारा था राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी दोस्तों। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हमारी 1956 ईस्वी में की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध चित्रकारों पेंटर्स में से किसने भारत में जो है 20वीं शताब्दी में सबसे बेहतरीन भवनों में से एक बेल्जियम दूतावास के वास्तुकार के रूप में भी काम किया है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सतीश गुजराल ने जो है भारतीय जो है
प्रसिद्ध चित्रकार पेंटर्स के रूप में भारतीय गुजराल ने 20वीं सदी के सबसे बेहतरीन भवनों के निर्माण के लिए बेल्जियम दूतावास के वास्तुकार के रूप में भी काम किया है। अगला प्रश्न अगर है, निम्नलिखित में से किस राजा ने एक चांदी का सिक्का जारी किया था जिसे 16वीं शताब्दी के रूप में रुपया कहा गया था? तो दोस्तों ये हमारा शेरशाह सूरी था। शेरशाह सूरी ने जो है चांदी के सिक्के जारी किए थे। राइट आंसर इसका हो जाएगा थर्ड हमारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, अगर बच्चे को दूध पिलाने वाली माताओं के दूध में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पाया जाता है? बच्चे को दूध पिलाने वाली माताओं के दूध में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पाया जाता है? दोस्तों ये हमारा पाया जाता है प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा? प्रोजेस्टेरॉन जो है हार्मोन बच्चे को दूध पिलाने वाली माताओं के दूध में पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, करें निम्नलिखित में से किस तंतु फाइबर को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है? ऑप्शन ए में देकर नायलॉन या पॉलिएस्टर या रेयान या टेफ्लॉन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा थर्ड, रेयान जो है इसे फाइबर तंतु या कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगर दिसंबर 2019 में निम्नलिखित में से किसी ऑस्ट्रेलिया की दशक एक दिवसीय टीम के कप्तान के रूप में नामित किया गया था? दोस्तों MS धोनी को जो है ऑस्ट्रेलिया की दशक की एक दिवसीय टीम के कप्तान के रूप में नामित किया था। MS धोनी को नामित किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, भारत की आकस्मिक निधि का संरक्षक कौन होता है? दोस्तों भारत की आकस्मिक निधि का संरक्षण कौन होता है? ये हमारा होता है भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति जो है भारत की आकस्मिक निधि का संरक्षक होता है। दोस्तों यहाँ पर दिया है राष्ट्रपति। दोस्तों राष्ट्रपति की बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति हमारा किस आर्टिकल में दिया? राष्ट्रपति जो हमारा आर्टिकल 52 में दिया हुआ है। और राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका की शक्तियाँ दी गई होंगी, हमारा आर्टिकल 53 में कहा गया है। आर्टिकल 54 की बात करें दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेने वाला है? आर्टिकल 54 में लिखा है। आर्टिकल 55 की बात कर ले दोस्तों, इसकी निर्वाचन की पद्धति कैसी होगी? आर्टिकल 55 में लिखा हुआ है। और आर्टिकल दोस्तों बात कर लेते हैं, आर्टिकल 60 में लिखा है कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाएगी। और राष्ट्रपति महाभियोग आर्टिकल 61 में। और राष्ट्रपति के पास जो है क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 में लिखी हुई है। आर्टिकल 71 की बात करें दोस्तों, जो है प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के बीच में चुनाव के मध्य में विवाद होता है। दोस्तों इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी, आर्टिकल 71 में लिखा हुआ है। ये था हमारा राष्ट्रपति। दोस्तों बात कर लेते हैं वित्त मंत्रालय। दोस्तों ये हमारा किस आर्टिकल में दिया है? वित्त मंत्रालय हमारा आर्टिकल 280 में वित्त मंत्रालय दिया हुआ है। किस आर्टिकल में दिया हुआ है? वित्त मंत्रालय हमारा आर्टिकल 280 में दिया हुआ है। दोस्तों बात करते हैं तो आकस्मिक निधि। तो दोस्तों आकस्मिक निधि हमारा किस आर्टिकल में दिया है? ये हमारा आर्टिकल 267 में आकस्मिक निधि है। दोस्तों आकस्मिक निधि का संरक्षक कौन होता है? ये हमारा राष्ट्रपति होता है। और उसके बाद बात करते हैं दोस्तों आकस्मिक निधि का संचित निधि। दोस्तों आर्टिकल हमारा 266 में होता है। आर्टिकल 266 में हमारी संचित निधि, कौन सी निधि? संचित निधि हमारे किस आर्टिकल में होती है? ये हमारी आर्टिकल 267 में होती है। आर्टिकल 367 में हमारी क्या होती है? आकस्मिक निधि होती है। और नीति आयोग की बात कर लेते हैं। नीति आयोग के सीईओ ये हमारा गलत आंसर हो जाएगा। नीति आयोग की स्थापना की बात करते हैं। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना किसके? PM नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में जो है इनके जो है अध्यक्षता में इसकी स्थापना हुई थी। और जो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ये वर्तमान प्रधानमंत्री जो होगा नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं क्या है। हाल ही में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अगस्त की बात कर लेते तो 29 अगस्त को हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और 12 अगस्त को बात करते हैं। 12 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? दोस्तों 12 अगस्त को हमारा युवा दिवस मनाया जाता है। कौन सा? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? युवा दिवस को मनाया जाता है। ये हमारा 12 अगस्त को मनाया जाता है। और जो 12 अगस्त को और कौन सा दिवस मनाया जाता है? 12 अगस्त को हाथी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। कौन सा? हाथी दिवस कब मनाया जाता है? ये हमारा 12 अगस्त को ही हाथी दिवस मनाया जाता है।
विश्व युवा दिवस हमारा क्या हो गया, 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस हो गया। और उसके बाद 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं दोस्तों, 7 अगस्त को हम भाला फेंक दिवस मनाते हैं। 7 अगस्त को हम भाला फेंक दिवस मनाते हैं। कौन सा, भाला फेंक दिवस को मनाते हैं 7 अगस्त को। दोस्तों 7 अगस्त सन 2020 को टोक्यो ओलंपिक में जो है नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में जो है गोल्ड मेडल दिलाया था दोस्तों। इस दिन जो है 7 अगस्त को हम भाला फेंक दिवस के रूप में भी मनाते हैं दोस्तों। 12 अगस्त हो गया, हम 29 अगस्त के बारे में बात कर चुके हैं। उसके बाद करते हैं दोस्तों अक्टूबर में आ जाते हैं दोस्तों। अक्टूबर में बात करते हैं 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को हमारा मनाया जाता है गांधी जयंती या अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। कब, कौन सा, अहिंसा दिवस। कौन सा, अहिंसा दिवस दोस्तों। आज 2 अक्टूबर है और आज ही अहिंसा दिवस है दोस्तों। आज गांधी जयंती की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये हमारा मनाया जाता है अहिंसा दिवस। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को हमारा विश्व शिक्षक दिवस। कौन सा, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, हमारा 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। कब, 5 अक्टूबर को जो है विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और बात करते हैं 16 अक्टूबर। कौन सा, 16 अक्टूबर की बात करते हैं। 16 अक्टूबर दोस्तों, 16 अक्टूबर को जो है विश्व खाद्य दिवस विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। ये दोस्तों हमारा 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। बात कर ले दोस्तों 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को यूएनओ स्थापना दिवस मनाया जाता है। यूएनओ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, ये हमारा मनाया जाता है 24 अक्टूबर को यूएन दिवस मनाया जाता है। कौन सा, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। उसके बाद बात कर लेते हो दोस्तों 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर दोस्तों, 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को हम एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। किस नाम से, 31 अक्टूबर को हम एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर हो गए हम अक्टूबर महीने के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद सितंबर तो महीना छूट गया। सितंबर दोस्तों 5 सितंबर को हम दोस्तों शिक्षक दिवस मनाते हैं। कौन सा, शिक्षक दिवस हम कब मनाते हैं दोस्तों, 5 सितंबर को जो हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। और बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं दोस्तों, ये हम मनाते हैं 8 सितंबर को। कब मनाते हैं, 8 सितंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं। बात करें दोस्तों एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो 14 सितंबर। कौन सा, 14 सितंबर को हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। कौन सा, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। कब, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं, हिंदी दिवस कब मनाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं दोस्तों, ये हम 14 सितंबर को मनाते हैं। 14 सितंबर दोस्तों, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को जो है 1949 ईस्वी को हमारे देश की राजभाषा कौन सी घोषित हुई थी, ये हमारी हिंदी घोषित हुई थी दोस्तों। राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो मनाते हैं 14 सितंबर को, लेकिन 10 जनवरी को जो है 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। कौन सा, विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस हम मनाते हैं 10 अगस्त को जो है 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। ये थे हमारे सितंबर महीने के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल डे थे। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों, सितंबर हो गया हमारा, अक्टूबर सितंबर नवंबर की बात कर लेते हैं दोस्तों। नवंबर में जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे लिए दोस्तों 14 नवंबर है। कौन सा है, 14 नवंबर है। 14 नवंबर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जो है जन्म दिवस पर हम कौन सा दिवस मनाते हैं, बाल दिवस मनाते हैं, बाल दिवस मनाते हैं। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर धीरे से। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न, अगर निम्नलिखित में से कौन सी नदी उन 3 नदियों में एक है जो आपसी क्रिया के फलस्वरूप उत्तरी मैदानों का निर्माण होता है। किसके द्वारा, किस नदी के द्वारा जो है आपसी क्रिया के परिणाम स्वरूप उत्तरी मैदानों का निर्माण होता है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी है जो है, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो है मैदानी भागों में उत्तरी मैदानों का निर्माण होता है। किस नदी के द्वारा जो है, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न करा आजी लामू निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख नृत्य कौन सा है, आजी लामू कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख नृत्य है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देगा वाष्पीकरण प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन सही है। यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया करा है कि तरल अवस्था गैसीय अवस्था में बदल जाता है, तरल अवस्था गैसीय अवस्था में बदल जाता है। ये हमारा क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। ठोस अवस्था का तरल अवस्था में क्या हो जाएगा, ये हो जाता है हमारा द्रव हो जाता है, द्रव बन जाता है, ठोस से द्रव बन जाता है। तरल अवस्था ठोस अवस्था में बदल जाती है, गैसीय अवस्था तरल अवस्था में बदल जाती है। ये हमारी क्या कहलाती है, संघनन कहलाती है। क्या कहलाती है, गैसीय अवस्था तरल अवस्था में जो है बदल जाती है, हमारी संघनन कहलाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देकर भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश प्रांतों के लिए द्विशासन दोहरी प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया करा 1858 में, 1858 ईस्वी में। दोस्तों इस समय जो है अंग्रेजों के शासनकाल में वायसराय कौन था, ये हमारा कैनिंग था। कौन सा था, कैनिंग जो है था। इसमें वायसराय कौन था, हमारा कैनिंग था। यहाँ पर दिया दोस्तों 1919 के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट घटना एक हुई थी। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कौन सा, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जिसमें जो है लगभग 1000 से लोग 1,00,000 से अधिक लोग क्या हो गया था, इनकी मृत्यु हो गई थी और हजारों की संख्या में लोग घायल भी हो गए थे। लेकिन अंग्रेजी रिपोर्ट के अनुसार मात्र 350 लोगों की मृत्यु हुई थी। यहाँ पर दोस्तों हमारा दिया है आर्टिकल, यहाँ पर दिया 1919 के बारे में आपसे बात बता कर चुके हैं। 1917 में दोस्तों चंपारण सत्याग्रह, कब, 1917 ईस्वी में जो है गांधी जी ने चंपारण बिहार से चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। चंपारण सत्याग्रह 1920 की बात कर ले तो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। कौन सा, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था, हमारा 1920 ईस्वी में हमारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। और जो है इसे जो है 4 फरवरी कहीं कि आप सभी को 5 फरवरी देखने को मिलेगा 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में जो है यहाँ पर यहाँ पर चौरी चौरा घटना हुई थी। कहाँ हुई थी, चौरी चौरा घटना कहाँ हुई थी, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। इसमें जो है भारतीयों ने अंग्रेजों की चौकी में आग लगा थी, जिसमें से 10 से 15 जो है सैनिक मारे गए थे, अंग्रेजी सैनिक मारे गए थे। इसके बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। और उसके बाद यहाँ पर हमारा ऑप्शन में दिया है 1909 में हमारा मार्ले मिंटो एक्ट आया था। कौन सा एक्ट आया था, हमारा मार्ले मिंटो एक्ट कब आया था, ये हमारा 1909 ईस्वी में मार्लेमेंट एक्ट आया था। भारत शासन अधिनियम ये हमारा कब है, भारत शासन अधिनियम 1935 का है। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद संसद को जनहित में आवश्यकता अनुसार 2 राज्य या भारतीय क्षेत्र के किन्हीं विभागों के बीच परस्पर वाणिज्य और व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है कि क्या दिया है, ऑप्शन ए में दिया गया 34, या ऑप्शन बी में हमारा दिया है, ऑप्शन बी में हमारा दिया हुआ है, ऑप्शन बी में 302 दिया हुआ है, या ऑप्शन सी में दिया है 100 दिया है, या ऑप्शन डी में जो है हमारा दिया है 202 दिया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आर्टिकल 34 दी हुई है। दोस्तों आर्टिकल 34 के अंतर्गत क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 34 में लिखा है यदि कहीं भी मार्शल लॉ लगा है, कहीं भी मार्शल लॉ लगा हुआ है, क्या लगा है, मार्शल लॉ लगा हुआ है, तो जो संसद जो है संसद वहाँ के नागरिकों के जो है वहाँ के नागरिकों के फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार, संसद जो उनके मौलिक अधिकारों को मार्शल लॉ की स्थिति में संसद उनके मौलिक अधिकारों को जो है अधिकारों को जो है क्या कर सकती है, सीमित कर सकती है। आर्टिकल दोस्तों 33 की बात करते हैं। आर्टिकल 33 में जो है, आर्टिकल 33 में क्या लिखा है, आर्टिकल 33 में लिखा हुआ सैन्य बल जो है, जैसे बात करते हैं बीएसएफ हो गया, सीबीआई हो गया,
IB हो गया, इनके जो है मौलिक अधिकारों को सीमित करने का राष्ट्र जो है इनके मौलिक अधिकारों को, फंडामेंटल राइट को सीमित करने का अधिकार किसके पास है? ये हमारा आर्टिकल 33 में लिखा है कि इनके अधिकारों को सीमित करने का अधिकार किसके पास है? ये राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। आर्टिकल 32 की बात करते हैं दोस्तों। संवैधानिक अधिकारों का उपचार जो है, या इसके नाम से किसे हम जानते हैं? आर्टिकल 32 को जानते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 में लिखा हुआ है, इसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा कहा। किसकी? संविधान की आत्मा। आर्टिकल 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था। आर्टिकल 31 की बात करें दोस्तों, आर्टिकल 31 को हटा दिया गया। इसमें जो है क्या था? आर्टिकल 31 में जो है हमारा संपत्ति का अधिकार था, जिसे जो है अब क्या कर दिया गया है? विधिक अधिकार के रूप में जोड़ दिया गया है। ये हमारा कब जोड़ दिया गया? ये हमारा जोड़ा गया किस आर्टिकल में? आर्टिकल 300A में जो है संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार के रूप में, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर इसे विधिक अधिकार के रूप में हमारा आर्टिकल 300A के अंतर्गत जोड़ दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लग रहा है कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम क्या है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम क्या है? ये दोस्तों समस्थानिक हैं। क्या? आइसोटॉप हैं। ये किसके आइसोटॉप हैं? ये हाइड्रोजन के आइसोटॉप कौन कौन है? प्रोटीरियम है, कौन है? ड्यूटेरियम है और ट्रिटियम। ये दोस्तों तीनों हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अगर निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक है जो पूर्व की ओर नहीं है? कह रहा है यहाँ पर ऑप्शन दिया कर कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक पूरब की ओर बहने वाली नदी नहीं है? दोस्तों ये नर्मदा नदी जो है पूरब की ओर नहीं बहती है। कृष्णा है, गोदावरी है, कावेरी है, तीनों नदियाँ जो है किस ओर की बहती हैं? ये पूरब की ओर बहती हैं। किस ओर की? पूर्व की ओर बहती हैं। दोस्तों यहाँ पर कन्फ्यूजन वाला सवाल ये बनता है कि हम लोग देखते क्या हैं? निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी जो पूरब की ओर बहने वाली नदी है? नहीं, हमको नहीं दिखाई देता है, और नहीं के चक्कर में देगा कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का हम सभी को लगभग याद होगा, तो कृष्णा नदी मार ठोंक के आ गया, कृष्णा नदी राइट आंसर हमारा फर्स्ट हो गया। उसके बाद में जब घर लौट किया, पड़ोसी ने पूछा कौन सा लगा क्या भैया, तो तुमने बताया कि ये पहला ही तो सही था। तुमने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि पहला ही तो सही था, हमने पहला लगा क्या है? तो उन्होंने कहा बेटा यहाँ जरा देख क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। तो तुम्हारे मुंह से क्या निकलेगा? तुम्हारे मुंह से निकलेगा ओह, मुंह फैल जाएगा डब्बा के जैसा। कैसा फैल जाएगा? डब्बा के जैसा। और नंबर कितना कटेगा तुम्हारा? 1.25 नंबर तुम्हारा गायब। 1.25 नंबर आपका गायब। एक नंबर तुम्हारा बचत का था जो बोनस में मिलता, और जो तुम्हारे पास से चला गया 0.05 नंबर तुम्हारे पास से भी चला गया। इसलिए हमको क्वेश्चन को बहुत ही एग्जाम में ध्यान से पढ़ना। टाइम बहुत है, 1.5 घंटे टाइम में आप सभी को केवल 15 मैथ के और 25 रीजनिंग के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 15 मैथ और 25 रीजनिंग, बाकी 60 क्वेश्चन आप सभी को जीके जीएस आधा घंटे में आप सभी लोग निपटा सकते हैं। 1 घंटा आप सभी लोग टाइम बचा करके मैथ रीजनिंग को बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो इसलिए प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखकर ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन फ्लड किससे संबंधित है? ये हमारा कृषि उद्योग से, या भारत के खनन उद्योग से, या भारत के पोल्ट्री उद्योग से, या भारत के डेयरी उद्योग से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है भारत के डेयरी उद्योग से। भारत के डेयरी उद्योग से संबंधित है कौन सा? ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड दोस्तों ये हमारा दुग्ध उत्पादन से, किससे? दुग्ध उत्पादन से संबंधित कौन सा है? ऑपरेशन फ्लड। इसकी शुरुआत हमारी कब हुई थी? इसकी शुरुआत हमारी 1970 ईस्वी में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई थी। दोस्तों यहाँ पर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट NDRI, नेशनल डेवलपमेंट NDRI की स्थापना हमारी कब हुई थी? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना करनाल हरियाणा में, इसका हेडक्वार्टर है करनाल हरियाणा में। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है हमारा? करनाल हरियाणा में है। ऑपरेशन फ्लड कब शुरू हुआ था? ये हमारा 1970 इसमें दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों बात करते हैं हरित क्रांति, या हरित क्रांति पूछ लेते हैं। दोस्तों हरित क्रांति का संबंध कृषि उद्योग से है। किससे? कृषि उद्योग से है, कृषि धंधों से, कृषि से है, भारत की कृषि से। इसके जो है भारत के जनक हरित क्रांति के जनक भारत के कौन कहे जाते हैं? दोस्तों ये हमारे थे कहे जाते हैं MS स्वामीनाथन। कौन कहे जाते हैं? MS
स्वामीनाथन जो है MS स्वामीनाथन जी को जो है भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? ये हमारा MS स्वामीनाथन जी को कहा जाता है। और यदि पूछ लेता है विश्व में, तो दोस्तों विश्व में हमारे कौन थे? विश्व में थे हमारे थे नॉर्मन बोरलॉग। कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग जो है विश्व में हरित क्रांति की जनक पूछ लेता है तो हमारे नॉर्मन बोरलॉग। भारत में पूछ लेता है तो MS स्वामीनाथन ने जो है हरित क्रांति की शुरुआत भारत में की थी। इसका सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा था। सर्वाधिक प्रभाव जो है गेहूं पर हरित क्रांति का पड़ा था, और बाकी फसलें भी उनके उत्पादन में अच्छी उपज आप सभी को देखने को मिली थी। बात करते हैं क्रांतियों के बारे में, कुछ चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों हरित क्रांति का संबंध पूछ लेता है किससे है? हरित क्रांति दोस्तों ये हमारा कृषि के खाद्यान्न उत्पादन से। किससे? हरित क्रांति पूछ लेता है दोस्तों, ये हमारी किससे हो जाएगी? हरित क्रांति हमारी हो जाएगी खाद्यान्न उत्पादन से। हरित क्रांति का संबंध किससे? खाद्यान्न उत्पादन से। पूछ लेता है रजत क्रांति का संबंध किससे? रजत क्रांति का संबंध दोस्तों ये हमारा अंडा उत्पादन से। किससे? अंडा उत्पादन से रजत क्रांति। भूरी क्रांति पूछ लेता है, भूरी क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? ये हमारी उर्वरक उत्पादन से। किससे? उर्वरक उत्पादन से। किससे? उर्वरक उत्पादन से भूरी क्रांति होगी। पीली क्रांति हमारी क्या होगी? तिलहन उत्पादन हो गई। तिलहन उत्पादन से हमारी क्या होगी? पीली क्रांति हमारी तिलहन उत्पादन से हो गई। भूरी हो गई। और यहाँ पर कभी कभी पूछ लेता है श्याम क्रांति का संबंध या किससे है? श्याम क्रांति या काली क्रांति का संबंध किससे है? काली क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? ये हमारा पेट्रोल या डीजल के उत्पादन से संबंधित है। किससे? काली क्रांति। यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ क्रांतियाँ थी। और उसके बाद बढ़ते हैं अगले। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th, भारत के डेयरी उद्योग की ऑपरेशन फ्लड का संबंध भारत के डेयरी उद्योग से है। और डेयरी उद्योग जो है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में है। और जो है ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किसने? डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने भारत में की थी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है मुगल साम्राज्य पर जहांगीर का शासन किस काल में था? मुगल साम्राज्य का जहांगीर का शासन किस काल था? मुगल साम्राज्य के जो है जहांगीर का शासन काल हमारा 1605 से 1627 ईस्वी तक रहा। कब से? 1605 से 1627 ईस्वी तक जहांगीर का शासन काल रहा। आप सभी को क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जो है दिल्ली की गद्दी पर पहली बैठने वाली महिला शासिका कौन थी? दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला शासिका कौन थी? महिला शासिका कौन थी? इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे। इंतजार रहेगा आप सभी के कमेंट का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, अगर 23 सितंबर 2020 तक लोकप्रिय बालिका बचत योजना सुकन्या समृद्धि योजना के तहत सालाना न्यूनतम कितनी जमा राशि करने की आवश्यकता होती है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 250 रुपये। कितना? 250 रुपये सालाना आप सुकन्या समृद्धि योजना में जमा कर सकते हैं। कम से कम न्यूनतम, और अधिकतम तो बहुत सारा जमा कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी से होता है? दोस्तों ये हमारा कौन सा होता है? ये हमारा होता है क्वाशियोरकॉर होता है। कौन सा? क्वाशियोरकॉर जो है ये हमारा होता है प्रोटीन की कमी से। यहाँ पर दोस्तों इनीमिया दिया है। क्या दिया? इनीमिया रोग दिया है। जो इनीमिया रोग किस कारण होता है दोस्तों? शरीर में आयरन की कमी के कारण होता है। किसकी? शरीर में आयरन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? आयरन की कमी के कारण हमारा कौन सा होता है? इनीमिया रोग होता है। गले का जो है रोग होता है जो गलघोंटू जिसे के नाम से जानते हैं दोस्तों। थायराइड ग्रंथि जिससे प्रभावित होती है दोस्तों आयोडीन की कमी से होता है। किसके? आयोडीन की कमी से होता है थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है। बढ़ते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वाशियोरकोर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ट्राई फूड परियोजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने जारी की है? दोस्तों ट्राई फूड हमारा इसने जो है केंद्रीय जनजाति मंत्रालय ने जो है ट्राई फूड की जो है ये लॉन्च किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या? राज्यसभा के कितने सदस्य हर दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों में जो है राज्यसभा के सदस्य क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। दोस्तों इनका राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल हमारा 6 वर्ष होता है। कितना होता है, 6 वर्ष होता है। और जो है एक राज्यसभा में प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य जो है 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्त होते जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, कराए भू राजनीति एवं भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र पर वार्षिक सम्मेलन रायसीना डायलॉग का 5वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया। तो दोस्तों ये हमारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, करा निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ट गेंदबाज विशिष्ट क्लब में शामिल हुआ। उसने 28 जुलाई 2020 को अपना 500वां टेस्ट विकेट लिया और टेस्ट विकेट में इस उपलब्धि को हासिल करने वाला दुनिया का 7वां गेंदबाज बन गया। तो ये कौन था, ये हमारा था स्टुअर्ट ब्रांड था। कौन था, ये हमारा स्टुअर्ट ब्रांड था 2020 का। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अगर महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में बारदोली सत्याग्रह में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व ये हमारे जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो है इसका नेतृत्व किया था। इसमें जो है बारदोली की महिलाओं के द्वारा बारदोली की महिलाओं के द्वारा जो है वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि कहाँ मिली। तो बारदोली सत्याग्रह 1927 में हुआ था। इसमें जो है महात्मा गांधी ने इसे शुरू करवाया था और इसमें जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि मिली थी। बात करते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर मदन मोहन मालवीय के बारे में बात करते हैं। दोस्तों मदन मोहन मालवीय ने जो है बनारस केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों 1916 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी, यहाँ मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा की गई थी। लाजपत राय की दोस्तों बात करते हैं, लाला लाजपत राय की बात करते हैं दोस्तों। साइमन कमीशन आया था, तो साइमन कमीशन में साइमन गो बैक किनारे लाला लाजपत जी ने लगवाए थे। इसमें जो है अंग्रेजों की लाठियों से लाला लाजपत राय घायल हो गए थे और इनकी कुछ दिनों के बाद में मृत्यु हो गई थी। जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने थी, कि जवाहरलाल नेहरू जी ने, ये हमारा 1929 ईस्वी में हुआ था। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। आप सभी को अभी बताया था हमने कि जो संपत्ति का अधिकार जो है इसे विधिक अधिकार के रूप में शामिल कर दिया गया, आर्टिकल 301 के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, अगर जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे JV कृपलानी जी थे। कौन थे, JV कृपलानी जी थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात करते हैं दोस्तों। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 1946 तक लगातार 6 अधिवेशनों के अध्यक्ष कौन रहे। कांग्रेस के 6 अधिवेशनों के अध्यक्ष कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के पहले PM कौन थे, प्रधानमंत्री PM जो है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। बात करते दोस्तों कांग्रेस की स्थापना, तो दोस्तों हमारी इसकी स्थापना 25 दिसंबर 1885 ईस्वी को A.O. ह्यूम के द्वारा की गई। किसके द्वारा, A.O. ह्यूम के द्वारा जो है कांग्रेस की स्थापना की गई। और जो है उस समय इसके व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है उस समय जो है 1885 में इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे। और उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था। 1888 में हमारा इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था। इलाहाबाद अधिवेशन के जो है जॉर्ज यूले नामक एक अंग्रेज व्यक्ति था, जिसने जो भारत का जो है पूछ लेता है कि कांग्रेस का जो है एकमात्र जो है अंग्रेज कौन था, अध्यक्ष था, ये हमारा था जॉर्ज यूले था। कौन था, जॉर्ज यूले जो इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता इसने की थी, जॉर्ज यूले ने की थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कर दिसंबर 2019 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान हैं। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं दोस्तों, ये हमारे मध्य प्रदेश में है। कहाँ है, सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान हमारे कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। इसे हम टाइगर स्टेट के रूप में भी जानते हैं। किसे जानते हैं, मध्य प्रदेश को हम टाइगर स्टेट के रूप में
जानते हैं। पूछ लेता है कान्हा है, पन्ना है, ये कहाँ है राष्ट्रीय उद्यान है? ये हमारे सारे राष्ट्रीय उद्यान ये हमारे मध्य प्रदेश में है। कान्हा है, पन्ना है, कूनो है। कूनो हमारा कहाँ है? कूनो हमारा कहाँ है राष्ट्रीय उद्यान? राजस्थान में दोस्तों बात करते हैं। सरस का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये हमारा राजस्थान में है। कूनो हमारा कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। असम की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर कौन से हैं? असम में जो है मानस है, नामेरी है, ओरांग है, हमारे कहाँ है? ये हमारे असम में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यानों की बात करते हैं, सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कर बहमनी राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहमनी राज्य जो है साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये हमारी फिरोज शाह बहमनी द्वारा, या मीर जाफर द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, या जो है अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा जो है बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कर दिसंबर 2019 में निम्नलिखित में से किसे नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को के अध्यक्ष के रूप में CMD की नियुक्ति दे दी गई है? ये कौन थे? ये श्रीधर पात्रा, उस समय इन्हें नियुक्ति दे दी गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अगर निम्नलिखित में से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के महत्वपूर्ण सदस्य जिन्होंने अपने साथियों के साथ काकोरी ट्रेन डकैती की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अशफाक उल्ला खां। अशफाक उल्ला खां थे और राम प्रसाद बिस्मिल थे, रोशन सिंह थे। ये सब जो है इन्होंने जो है काकोरी ट्रेन डकैती की थी। कब की थी? 9 अगस्त 1925 ईस्वी को जो है अंग्रेज़ों की इसमें बारूद और जिसमें इनका अंग्रेज़ों का धन भरा हुआ जा रहा था, इसकी डकैती इन लोगों ने 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी ट्रेन डकैती की थी। उसके बाद में इन लोगों को जो है फांसी की सज़ा भी हो गई थी, कुछ लोगों को जेल भी हो गई थी। और जिसका नाम महात्मा जो है हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने काकोरी ट्रेन डकैती के स्थान पर काकोरी ट्रेन एक्शन नाम कर दिया। क्या कर दिया? काकोरी ट्रेन एक्शन, इसका नाम बदल कर ये कर दिया गया है। काकोरी ट्रेन डकैती का नाम बदल कर क्या कर दिया? काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अगर सालार जंग संग्रहालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? दोस्तों सालार जंग संग्रहालय ये हमारा हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। सालार जो है जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न अगर आप अगर आधार आधारित लेन देन में आइरिस आइडेंटिफिकेशन की पेशकश करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? दोस्तों ये हमारा एक्सिस बैंक है, जिसने जो है क्या की थी? आधार से जो है आइरिस आइडेंटिफिकेशन पेशकश करने वाला कौन सा बैंक पहला था? ये हमारा एक्सिस बैंक था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि दिसंबर 2019 में निम्नलिखित में भारत का विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया था? ये दोस्तों हर्ष श्रृंखला को 2019 में जो है विदेश सचिव नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न हमारा दिया है कि कानून के क्षेत्र में निम्नलिखित में से दिग्गजों में से किसने जनवरी 2020 में इंग्लैंड और वेल्स के लिए ब्रिटेन की महारानी के काउंसिल के रूप में नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, क्या हो जाएगा? हरीश साल्वे को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिसंबर 2020 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन जो है विश्व बैंक के नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन इंडिया के प्रमुख प्रवर्तक बैंक नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा IDFC बैंक जो है ये बैंक जो है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन इंडिया के मुख्य प्रवर्तक कंपनी बैंक नहीं थी। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, और आप सभी को जो हमने कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न बताया है कि उस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, या दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी, और वो कब बैठी थी, कब से कब तक उन्होंने अपना शासन किया था। इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताना। और आप सभी लोग लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे हिस्ट्री यानी इतिहास और करंट अफेयर का योगदान हमारे दिल्ली पुलिस में बहुत है। किसका? इतिहास और करंट अफेयर, इतिहास और प्लस करंट अफेयर्स किसका? करंट अफेयर्स का योगदान जो है, अफेयर्स का योगदान हमारे शिक्षा में इतिहास और करंट अफेयर्स का योगदान बहुत है। इतिहास से आप सभी को हम जो है इसमें जो है आप सभी को लगभग 4 से 5 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। लगभग 5 से 4-5 हो गए प्रैक्टिस सेट। इनमें हमने देखा है कि हर एग्ज़ाम में हर जो है क्लास में हर शिफ्ट में
हिस्ट्री के कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आप सभी को देखने को मिल रहे हैं। इसलिए दोस्तों हिस्ट्री टॉपिक करना बहुत ही अच्छे से कंप्लीट रखिए। हिस्ट्री टॉपिक बहुत ही अच्छे। और उसके बाद बात करते हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर आप सभी देख सकते हैं कि लगभग 20 से 22 क्वेश्चन आप सभी को 2020 में करंट अफेयर के मिल रहे हैं। किसके? करंट के क्वेश्चन जो है कितने मिल रहे हैं? 20 से 22 मिले। इसलिए दोस्तों अपनी करंट भी बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार रखिए और इसी तरह से अपनी तैयारी को लगातार मजबूत बनाए रखिए। और जल्द ही हमारा एग्ज़ाम आ रहा है, तब तक हमारे सारे प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर हो जाएंगे। जीके जीएस हमारी एकदम स्ट्रॉन्ग ज़बरदस्त हो जाएगी। जितने प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर से कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट नहीं सकता है। जितने सारे उससे प्रश्न संबंधित बन सकते हैं वो सारे मैंने करवा दिए हैं। और दोस्तों यदि आप सभी को क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जल्द से जल्द हमारा टारगेट पूरा करवाएं और चैनल मोनेटाइज करवाएं। आप सभी को कंटेंट अच्छा से अच्छा प्रोवाइड कराने की कोशिश रहेगी। कल फिर मिलेंगे। जय हिंद।